देश का रियल एस्टेट बाजार एक बार फिर से सुधार की तरफ दिखता नजर आ रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी मार्केट में सेल्स में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश के 8 बड़े शहरों पर अगर नजर डालें तो सेल्स में पिछले क्वार्टर के दौरान 6% तक की बढ़ोतरी हुई है। आज के प्रॉपर्टी शो में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कैसे देश के बड़े और छोटे बिल्डर्स सस्ते यानी अफोर्डेबल घरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। नमस्कार, घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुडेजा। आज घर एक सपना शो में हम बात करेंगे सुधरते रियल एस्टेट मार्केट की और साथ ही देखेंगे जेपी बिल्डर पर जो गाजगिरी है उसके आफ्टर क्या है। शुरुआत पहली खबर से। प्रॉपर्टी के बाजार से आई राहत वाली खबर। बाजार ने दिए ग्राहकों को अच्छे संकेत। प्रॉपर्टी की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के बीच राहत की खबर है। दरअसल रियल एस्टेट बाजार में अच्छे संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और रिसर्च फर्मों की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 8 शहरों में रियल एस्टेट सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ में रिवाइवल होने का संकेत है। टॉप 8 शहरों में दूसरे क्वार्टर के दौरान रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल में तिमाही आधार पर 6% बढ़ोतरी हुई है। लियासेस फोरास रियल एस्टेट रेटिंग एंड रिसर्च के डेटा के मुताबिक नोटबंदी के बाद वाले क्वार्टर में इंडस्ट्री की टोटल ग्रोथ 28% रही थी। तिमाही आधार पर इंडस्ट्री की ग्रोथ हासिल होना बड़ी बात है। इंडस्ट्री को ये ग्रोथ रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम लागू होने के चलते इंडस्ट्री में मची उथल पुथल के बावजूद हासिल हुई है। सालाना आधार पर इंडस्ट्री की सेल्स ग्रोथ 4% रही है। नाइट फ्रैंक इंडिया की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की सेल्स में बढ़ोतरी हुई है और इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का अहम रोल रहा है। इस तरह नोटबंदी के चलते बना दबाव इससे खत्म हो गया है। टॉप के 8 शहरों में जून छमाही के दौरान सेल्स सालाना आधार पर 11% कम रही है, जिसकी वजह नोटबंदी रही। लेकिन जुलाई दिसंबर छमाही की तुलना में देखें तो इस दौरान इंडस्ट्री की ग्रोथ 11% रही। लियासेस फोरास के मुताबिक बड़े शहरों में हुई रियल एस्टेट सेल में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर का हिस्सा 24% रहा। यहां सबसे ज्यादा 15,824 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बिक्री हुई, जो पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा है। ये जून 2009 के बाद इस रीजन में सेल्स के हिसाब से तीसरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तब लगभग 21,000 यूनिट्स की सेल हुई थी, जबकि सितंबर 2009 में 17,000 यूनिट की बिक्री हुई। प्रॉपर्टी की कीमतें मध्य आय वर्ग के लोगों की जेब से बाहर हो चुकी हैं, इससे खरीदार बाजार से नदारद थे। ऐसे में अब खरीदारों को वापस खींचने और नकदी की जुगत में बिल्डर्स सस्ते दाम वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जेपी बिल्डर पर गिरी गाज के बाद पूरा रियल एस्टेट मार्केट सख्ते में है। माना जा रहा है कि पूरे रियल एस्टेट मार्केट में कई ऐसे बिल्डर्स अभी भी हैं जो दिवालिया घोषित हो सकते हैं। लेकिन जेपी के खरीदार और जो बाकी खरीदार हैं, आखिर रियल एस्टेट बाजार में अभी फिलहाल क्या करें? चलते हैं अपने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के पास और उनसे राय लेते हैं कि आखिर पूरा मामला अब कैसे सुधरेगा और साथ ही इसका कैसे रियल एस्टेट बाजार में सेंटिमेंट्स पर असर पड़ेगा। प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार के संकेत दिखने लग गए हैं। साथ ही अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो बिल्डर्स जो हैं अब छोटे मकानों पर ध्यान दे रहे हैं। रेडी टू मूव इन मकान मार्केट में एक बार फिर से बिकने शुरू हुए। यही वजह है शायद 6% की बढ़त भी हम देखी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं क्या वाकई में मार्केट में उनको हलचल दिख रहा है। आप देख रहे हैं काफी टाइम से नेगेटिविटी ही दिख रही है रियल एस्टेट मार्केट में, लेकिन एक बार फिर से हल्का सा ही सही लेकिन एक पॉजिटिव मूव दिख रहा है। हमने देखा बॉम्बे में 45 करोड़ रुपए की डील हुई। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 6% तक की बढ़त दर्ज की गई है। क्या लग रहा है? देखिए शिल्पी, मैं कहूंगा यहाँ पर कि रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की सेल बढ़ी है और इस टाइम जिस हिसाब से डिले इन पोजीशन को लेकर बायर्स काफी परेशान रहे
तो अब उनका जो रुझान है वो सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ा है। उन्होंने सारा फोकस अंडर कंस्ट्रक्शन से रेडी टू मूव मार्केट की तरफ शिफ्ट किया है और पिछले कुछ दिनों में जैसा देखा गया है कि सेल में अच्छी ग्रोथ आई है, क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल से बायर रुके हुए थे प्रॉपर्टी मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे थे। यहाँ तक कि एंड यूजर्स थे वो भी प्रॉपर्टी में बाय करना नहीं चाहते थे। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों में आप देखें, पिछले 2-3 महीने के हम आंकड़े देखें तो रेडी टू मूव अपार्टमेंट में सेल काफी बढ़ी है। मुझे ये जवाब दीजिए कि क्या रेडी टू मूव मकान अगर बिकेंगे तो जाहिर सी बात है प्राइस हाई हो जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है रेडी टू मूव अपार्टमेंट में प्राइस हाई हो जाएगा, लेकिन हाँ जो प्राइस फैक्टर है वो हमेशा डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। जिस हिसाब से सप्लाई होगी उस हिसाब से डिमांड होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे आप देखें डेवलपर्स का फोकस जो रहा है वो सिर्फ पोजीशन रिलेटेड रहा है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुए हैं, तो एक बड़ी सप्लाई भी अभी है। रेडी टू मूव में भी देखें तो अच्छी बड़ी सप्लाई है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने की अगर हम बात करें तो कोई रेट्स में बहुत ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ स्लोली मार्केट में मूवमेंट आप देख सकते हैं। 6 महीने के बाद मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अगर हम लोग रेरा की बात करें, रेरा के आने के बाद से आपको लगता है बिल्डर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया कि जी हम इंटरेस्ट से बच जाएंगे, हम किसी भी पचड़े में जेल में ना चले जाएं, या हम जो है जिस तरह का हमें जो देनदारी है वो कम हो जाए, हम सिर्फ मकान दे दे वही बड़ी बात? देखिए शिल्पी, यहाँ पर डेवलपर्स ने ऐसा नहीं है कि रेरा के जाने से, रेरा के आने के बाद ही डेवलपर ने ये ट्रेंड शुरू किया। रेरा आने के बाद ये फैक्ट है कि ऐसे डेवलपर्स जहां 5 से 7 साल का डिले था उनको एक हैवी पेनल्टी दिख रही है। तो वहां पर हो सकता है कि कुछ ऐसे डेवलपर्स भी निकल कर आए जो अपने आप को बचने के लिए, वैसे पहली बार कोई डेवलपर चाहेगा नहीं कि मैं किसी तरह इंसॉल्वेंसी के अंदर जाऊं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि ह्यूज पेनल्टी है रेरा के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं हद तक डाइल्यूट करके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को इससे बाहर रखने की कोशिश भी की, काफी सारे प्रोजेक्ट्स ही बाहर आ गए। लेकिन अभी भी आप देखें ह्यूज पेनल्टी के कारण डेवलपर्स के माइंड में एक डर है कि हमें एक हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। लेकिन उसके लिए अपने आप को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना वो बहुत ज्यादा औचित्य मेरे को नहीं लगता है। खरीदारों के बीच में क्या माहौल है? अगर हम बात करें कि जेपी के बायर्स के लिए किस तरह का फॉर्म F भरना था 24 अगस्त तक, क्या देख रहे हैं आप मार्केट में, किस तरह की हलचल है वहाँ? देखिए फॉर्म F 24 की लास्ट डेट थी। मैक्सिमम बायर्स ने फॉर्म F भर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने फॉर्म F नहीं भरा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के जरिए ऑलरेडी जो IRP है वो उन सब चीजों को देख रहा है। अब किस किस के राइट है वो सब चीजें आने वाले टाइम में सामने आएगी, तो बायर को उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी दावेदारी उसके अंदर बनती है। फॉर्म F को लेकर कहूंगा यहाँ पे जैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने IBC जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 के अंदर अमेंड करके फॉर्म F को लेके आए, तो उससे ये नजर आता है कि गवर्नमेंट की एक इंटेंशन है किसी तरह बायर्स को बचाया जाए, क्योंकि अब तक ये किसी रियल एस्टेट कंपनी के हिसाब से बना हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ बायर्स की कोई जगह ही नहीं थी। इस हिसाब से फॉर्म F ऐड किया गया। लेकिन अभी भी बायर्स में देख रहा हूँ यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह है, तो कुछ लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो वहां पर अभी नेक्स्ट हियरिंग की हम बात करें तो 4 सितंबर की डेट है। तो नेक्स्ट हियरिंग में और आने वाले टाइम में अगर कोर्ट की तरफ से बायर्स के फेवर में कुछ फैसला आता है और अनसिक्योर्ड से बायर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ जाते हैं, तो मैं कहूंगा एक रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और बायर जो अब तक डर रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट से पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड को देखते हुए, वो मार्केट में विश्वास लौटेगा। बायर्स के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तरफ खरीदने का भी रुझान आने वाले टाइम में बढ़ेगा, क्योंकि अब वो डिसीजंस जल्दी हो रहे हैं जो पहले कहीं सुनवाई भी नहीं होती थी। मंदी के बावजूद मुंबई में हुई प्रॉपर्टी की 45 करोड़ रुपए की डील और साथ ही आम्रपाली पर एक बार फिर से गिरी गाज। देखते हैं प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरें इस हफ्ते की प्रॉपर्टी न्यूज में। मुंबई के भुलाभाई देसाई रोड पर एक फ्लैट 2.09 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट के दाम पर बिका। 2152 वर्ग फुट के इस फ्लैट को 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया। रियल एस्टेट का बाजार चौतरफा दबाव झेल रहा है और ऐसे में दक्षिण मुंबई में एक फ्लैट का इतने ऊंचे दामों पर बिकना हैरान करने वाली बात है। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि इसमें रहने वाला आराम से अरब सागर का नजारा देख सकता है। एम्पायर इंडस्ट्री के VP रंजीत मल्होत्रा ने इस फ्लैट को खरीदा है। ये फ्लैट एशफोर्ड प्लाजो नाम की 19 मंजिला वाली इमारत में है। हर फ्लोर पर एक फ्लैट है और बिल्डिंग में महज 12 फ्लैट ऐसे हैं जिनमें लोग रहते हैं।
इनमें 6 लेवल पार्किंग है, जिम है, बैंक्वेट हॉल है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है और एक सर्विस फ्लोर भी है। नोएडा अथॉरिटी ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े एक प्लॉट के लीज डीड को कैंसिल करते हुए इसे सील कर दिया है और प्रॉपर्टी को खुद के कब्जे में ले लिया है। इस प्रॉपर्टी को कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा नीलामी के लिए रखे जाने पर ये एक्शन लिया गया। बैंक का 9 करोड़ 10 लाख रुपए इस संपत्ति पर बकाया है। प्रॉपर्टी लीज होल्ड पर है। बैंक और मालिक दोनों को इसकी नीलामी से पहले नोएडा अथॉरिटी से अनुमति लेनी चाहिए थी। कॉर्पोरेशन बैंक को 9 करोड़ 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं। 36 साल बाद भी रोहिणी हाउसिंग स्कीम 1981 के आवंटियों को डीडीए नहीं दे पाएगी फ्लैट्स। भले ही डीडीए दावा कर रही हो कि रोहिणी आवासीय योजना 1981 के आवंटियों को जनवरी से अलॉटमेंट लेटर जारी करने का काम शुरू कर देगी, लेकिन इलाके में चल रहे विकास कार्य को देखते हुए ये संभावना काफी अधिक है कि इस बार भी डीडीए अपनी इस डेडलाइन से चूक जाए। डीडीए ने 9 फरवरी 1981 में 1,17,000 प्लॉट के लिए स्कीम शुरू की। डीडीए का दावा था कि मार्च 2018 तक सभी आवंटियों को अलॉटमेंट लेटर सौंप दिए जाएंगे। ये प्लाट रोहिणी सेक्टर 34, 35, 36, 37 और 38 में दिए जाने हैं। इसकी वजह से हजारों की संख्या में अलॉटी सालों बाद भी किराए के मकान में रह रहे हैं। साल 1981 में 1,17,000 प्लॉट के लिए ये स्कीम निकाली गई थी और अब तक इसका कोई अता पता नहीं है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के उन हजारों अलाटियों को अब राहत मिल पाएगी जो अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लीज होल्ड टू फ्री होल्ड में किए जाने का इंतजार कर रहे थे। रेजिडेंशियल लीज होल्ड प्रॉपर्टी के फ्री होल्ड में किए जाने के ऑर्डर जारी करने के बाद CHB ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। बोर्ड ने अपनी सभी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने की तैयारी कर ली है। मुंबई में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी रेरा के तहत अब तक 31 ग्राहकों ने विकासकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रेरा के 1950 बिल्डरों पर देरी से पंजीकरण कराए जाने पर जुर्माना लगाए जाने की खबर भी है। महाराष्ट्र में इसी साल 1 मई से रेरा लागू किया गया है। इसके बाद जिन इमारतों का काम चालू था उन्हें चल रही परियोजनाओं में शामिल कर 90 दिनों के भीतर उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया था, लेकिन तय अवधि में सिर्फ 10,800 परियोजनाओं के ही आवेदन रेरा में आए थे। इसके बाद देरी से आने वाले पंजीकरण के आवेदनों पर रेरा ने जुर्माना लगाना शुरू किया। इसके तहत अब तक 1950 परियोजनाओं पर रेरा ने देरी से पंजीकरण कराने के लिए जुर्माना लगाया है। 19 अगस्त तक रेरा में 8,500 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था। अब तक पंजीकरण के लिए 17,750 आवेदन आ चुके हैं। अधिकारियों की माने तो 31 जुलाई तक 10,800 आवेदन आए थे उन रियल एस्टेट परियोजनाओं में जिनका रेरा के तहत पंजीकरण हुआ है। किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहक रेरा की वेबसाइट https://maharera.it.mahaonline.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल हैं या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें तुरंत से ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए। हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।